बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियाज़ी है, आप लोग जानते होंगे। और मेरी तरफ से तमाम मोहतरम सुनने वालों और देखने वालों को वेरी गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 28 जून 2026 की तारीख है और दिन है इतवार का। आपको छुट्टी होगी। जून अपनी पूरी हशर सामानियों के साथ इख्तिताम पजीर है। पाकिस्तान में कड़ाके की जो है वो गर्मी पड़ रही है और सुना है कि यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक में भी गर्मी की लहर चल रही है। आपके सामने एक वीलॉग रखना है, मुद्दे रखने हैं, कुछ मालूमात रखनी है, कुछ वायरल ट्वीट्स रखने हैं और कुछ खबरें रखनी हैं। लेकिन उससे पहले ये जरूर मौका दें कि मैं उन 2000 से 2500 बंदों का शुक्रिया अदा कर सकूं जो कि इस वीडियो को देखते हैं और कमाल ये करते हैं कि 50%, ये बड़ा एवरेज व्यू ड्यूरेशन होता है किसी वीडियो का, 50% उसको देखते हैं। बाकी जाहिर है काम काज बहुत होते हैं, बंदा मसरूफ है और दूसरा जो है ना वो वीडियो भी लंबी होती है। बहरहाल मैं उनकी मोहब्बतों का मकरूज हूँ। आज हम जिन मुद्दों पे बात करेंगे, पहली बात हम ये करेंगे कि हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम वो आसूदे खाक हुए और वो जो है अपने रब के पास पहुंच गए। उनका इम्तिहान खत्म हुआ और वो इम्तिहान में कामयाब हुए। अब इम्तिहान शुरू है इन दिनों में हजरत ज़ैनब अलैहिस्सलाम का, और वो अपना इम्तिहान किस तरह देती हैं इस पर थोड़ी सी हम गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि पूरी जिंदगी कवर करना हमारे बस में नहीं है। ये हमारा पहला मुद्दा होगा, इस पे कुछ बात करेंगे। फिर गुंडा राज पंजाब में जो है वो जनरल याहिया खान ने एक दफा कहा था कि इससे बेहतर है कि मैं नूरी को CGS लगा दूं, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ। आर्मी चीफ के बाद जो सबसे अहम मुद्दा होता है वो CGS का होता है। उन्होंने जनरल को कोई बात कही, जनरल वो बात भूल गए, तो याहिया खान ने कहा था कि तुम लोगों से बेहतर है कि मैं नूरी को CGS लगा दूं और ये वजाहत कर दूं कि नूरी जो है वो कहते थे नूर जहान को, जिनके नगमों पर हमारा दिफा चल रहा है। पंजाब में गुंडा राज नाफिज होने जा रहा है, किस तरह ये आपको बताऊंगा। उसके बाद कर्नल समेत बहुत सारे फौजियों पे मुकदमा दर्ज हुआ है, इसको जमहूरियत कहते हैं और ये क्या मामला है ये आपके सामने रखना है। जर्नलों ने बहुत बड़ा एतराफ किया है। अच्छी बात है कि बंदे को अपनी गलती का जब एहसास हो तो वो उसका एतराफ कर ले, लेकिन यहाँ पे खुश होने की जरूरत नहीं है कि उनको कोई गलती का एहसास हुआ है। ये भी कोई ग्रेट गेम का हिस्सा होगी। जाहिर है अब किसी न किसी को कुर्बानी का बकरा जो है वो बनाना है। जॉर्जिया मेलोनी, आजकल आप इस खातून को बहुत ज्यादा देखते हैं, बहुत पॉपुलर हैं, बहुत ताकतवर हैं। आज आपको जॉर्जिया मेलोनी की कहानी सुनानी है और आपको ये बताना है कि जिस मुल्क में मेरिट होता है, जिस मुल्क में जिद्दोजहद को जो है वो दिया जाता है, मकाम दिया जाता है, तो बार गर्ल, बार में काम करने वाली एक लड़की वो ताकतवर तरीन खातून बन जाती है। इटली कोई मामूली मुल्क नहीं है, उसकी वजीर आजम है जॉर्जिया मेलोनी। उनका आपको किस्सा सुनाना है, थोड़ी सी कहानी सुनानी है। फिर शहबाज को जाना होगा, यानी तकरीबन 30-40 साल का एक सीजन टाउट है जो आकाओं के इशारों पे बोलता है। उसने टीवी पे कह दिया है कि शहबाज को जाना होगा। किसने कहा है ये आपको बताना है। उसके बाद ग्रेटर इजराइल, ये एक बहुत बड़े अमरीकी जो है ना वो दानिश्वर हैं, उनका इंटरव्यू आया है और सारा बताया गया है कि ये गेम क्या है, जो ईरान की है, जो गजा की है, जो शाम की है, जो लेबनान की है, ये सारा ये आपके सामने रखना है। फिर सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बहुत खूबसूरत वाकया जो हमें हमारी समाजी जिंदगियों में जिसकी जरूरत है वो आपके गोश गुजार
करना है। तो ये हमारे जो है वो मुद्दे हैं। कोशिश होती है कि खबरें तो आप मुख्तलिफ ज़राए से सुन लेते हैं, बड़े लोगों के सोर्सेज हैं और बड़े बेहतरीन अंदाज में वो खबरें पेश करते हैं। मेरा काम ये है कि ये जो है वो न्यूज़ प्लस एजुकेशन जो है ना वो चैनल है, हालांकि कैटेगरी तो नहीं है यूट्यूब में, लेकिन मैंने खुद ही इसको बनाया हुआ है कि कोई एक फिक्रा, कोई एक लफ्ज वो किसी की समझ में आ जाए या किसी को नया लगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी। एतजाज एहसन से सवाल होता है टीवी पर, और सवाल ये होता है कि शहबाज शरीफ एक कमजोर वजीर आजम है। तो एतजाज एहसन का जवाब मुलाहिजा करें, क्योंकि एतजाज एहसन बिल्कुल नहीं डरते और अब उम्र के उस हिस्से में हैं कि डरना भी नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि वो वजीर आजम है किधर, वो तो एक मुलाजिम है, उसका काम तो सलूट मारना है, वो तो एक लेला है, वो तो एक अर्दली है जिसको फौज ने अपनी नौकरी पर रखा हुआ है। ये फरमाया है जनाब एतजाज एहसन ने। उसके बाद पाकिस्तान में जो कुछ हुआ, जो कुछ हो रहा है, उस पे वो एक नाम नेहाद नोबेल प्राइज्ड मलाला यूसुफजई, वो जो है कभी उसने कोई लब नहीं खोले। हाँ, ये बताया कि किस तरह वो नीचे मगरबी लिबास पहन के और ऊपर पख्तूनों का लिबास पहनकर डेट पे जाती थी और फिर वहां पे कपड़े उतार के ऊपर वाले तो फिर वो डेट मारती थी, ये उसने सारा बताया है। लेकिन पाकिस्तान पे जो है ना वो कभी उसने लब कुशाई नहीं की औरतों पे। अब ये कोई नई ग्रेटर गेम इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट की महरम बलोच पे जो है ना वो मलाला यूसुफजई ने कहा है कि वो कैद डिजर्व नहीं करती। उनके जो है ना वो वालिद को गायब किया गया, उनके प्यारों को गायब किया गया, फिर उन्होंने नाम लिया जो है ना वो ईमान मजारी का। ईमान मजारी के जो है ना वो नजरियात से आप अच्छी तरह वाकिफ हैं। तो इनका गम जो है वो मलाला यूसुफजई का मुंह मजीद टेढ़ा कर रहा है। लेकिन इसमें अगर कोई मिसिंग है तो वो डॉक्टर जास्मिन राशिद मिसिंग है, आलिया हमजा मिसिंग है, बुशरा बीबी मिसिंग हैं, इसके अलावा सनम जावेद, फलक जावेद, ये लोग मिसिंग हैं। ये जो 100 साल कैद की सजा हुई पीटीआई की खवातीन को, लेकिन चूंकि इमरान खान इंटरनेशनल स्टैब्लिशमेंट को सूट नहीं करते, इंटरनेशनल स्टैब्लिशमेंट ये जितने भी नाम मैंने लिए ये इमरान खान से मुतल्लिका हैं, पीटीआई से मुतल्लिका हैं। और इमरान खान आपको पता है कि कौन से नजरियात रखते हैं। तो मलाला यूसुफजई को ये दो खवातीन याद आई हैं और बड़े सालों बाद याद आई हैं। इंटरनेशनल स्टैब्लिशमेंट ने चाबी भरी है और उसने ये बयान दिया है। आज मेरा दिल है कि आपको एक खूबसूरत वाकया, यानी वो अपनी जो है ना वो सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक बड़ा खूबसूरत वाकया आपके सामने रखना है। उम्मीद है कि आपकी तबीयत बाग बाग हो जाएगी और आप और मैं कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। वाकया क्या है? अबू जहल के बेटे कलमा पढ़ने आ रहे हैं। मेरे करीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे सहाबा कराम को बिठाया और फरमाने लगे, मुझे खबर मिली है कि अकरमा कलमा पढ़ने आ रहा है। मेरी बात ध्यान से सुनो। सहाबा कराम कहने लगे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म करें। तो महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई उसके सामने उसके बाप को गाली न दे, कोई उसके बाप को उसके सामने बुरा कहकर न पुकारे, कोई उसके बाप का कुफर न गिनवाए, कोई उसकी ज्यादतियों का जिक्र न करे, कोई उसके बाप के बारे में कोई आयत न पढ़े, कोई मेरा कौल न दुराए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, उसके बेटे को तकलीफ होगी। अबू जहल जो पक्का बेईमान काफिर था, जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, मेरी उम्मत का फिरौन अबू जहल है, जिसने इस्लाम को मिटाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, मैं उस दिन इतना रोया कि मेरी दाढ़ी आंसुओं से भर गई। हजरत सैयदना अबू बकर
सिद्दीक फरमाते हैं, मैं रोने लगा तो मुझसे हजरत अबू दर्दा कहने लगे, आप क्यों रो रहे हैं? तो मैंने कहा, मैं रो रहा हूं महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमतुल आलमीनी पर, कि महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये किसके इस्तकबाल की तैयारियां करा रहे हैं जिसने सारी जिंदगी तकलीफ दी। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने करीम थे और हम लोगों की कोई ना कोई कोताही और हम लोगों की कोई ना कोई कोताही तलाश करते रहते हैं। हमारा वतीरा बन गया है, किसी की 99 खूबियां हैं वो छुप जाती हैं पर एक खामी सारी दुनिया देख लेती है। ये हमारे अंदर की वो कमजोरी है। अल्लाह हम सबको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अमीन आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। एक बंदा आपके साथ 99 नेकियां करता है, एक जगह पर उससे कमी कोताही हो जाती है तो हम उसका क्या हाल करते हैं। एक सियाने ने कहा था कि दोस्तों को कभी आजमाइश में न डालें। हो सकता है कि वो उस वक्त पता नहीं किस हालात का सामना कर रहा हो और आजमाइश पर पूरा न उतर सके और अपने आप एक अच्छे दोस्त को खो दें। तो ये वाकया मैंने कहा कि मुआशरे पर फिट आता है। हम जिस पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेते हैं तो ये उनके जो है वो अखलाक थे। हम उसके बाद अगली खबर पे चलते हैं। अगली खबर ये है कि कहीं से इमरान खान की एक तस्वीर वो सोशल मीडिया पे आती है और कहा जाता है कि ये इमरान खान की तस्वीर है, वो अदालत में पेश हैं, उनके हाथों में हथकड़ी लगी हुई है। देखते ही देखते जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स थे उन पे वो तस्वीर वायरल हो जाती है और उस पे लाखों व्यूज आते हैं। बाद में पता चलता है कि ये AI जनरेटेड है। ये तो साबित हो गया, लेकिन ये भी साबित हो गया कि कितनी आंखें लोगों की तरस गई हैं उस शख्स के दीदार के लिए, उस शख्स की शक्ल देखने के लिए, उस शख्स को सुनने के लिए। हालांकि पाकिस्तान में बहुत बड़ी बड़ी पार्टियां, बहुत नेक लोग, बहुत बारिश लोग, बहुत हाजी लोग वो मौजूद हैं, लेकिन उस तस्वीर ने कल से सोशल मीडिया पे धूम मचाई हुई है कि लोग इमरान खान को चाहते कितना है, लोग इमरान खान को देखना चाहते हैं और यही वजह है कि पूरा निजाम उसकी टांगें कांपती हैं कि वो इमरान खान को लोगों में लाए, लोगों के सामने लाए, उसका इस्तकबाल करे। क्योंकि हारून रशीद साहब कहते हैं कि अडयाला खुला और लोगों को पता चल गया तो लोग इमाम खुमैनी के इस्तकबाल को भूल जाएंगे जो मेहराबाद एयरपोर्ट पर ईरानियों ने किया था कि किस तरह पाकिस्तानी जो है वो इमरान खान का वो इस्तकबाल करते हैं। अब हम आते हैं मकबूजा कश्मीर के एक वाक़े पर। वहां पर कोई हल्का सा झगड़ा होता है तो एक कर्नल तकरीबन कहते हैं कि 20 फौजियों के साथ वो थाने में घुसता है, वो थप्पड़ मारता है, वो वर्दियां फाड़ देता है पुलिस वालों की और वहां पे काफी हाथापाई होती है। थोड़ी देर गुजरती है कि कर्नल समेत तमाम फौजियों पर जबरदस्त इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज हो जाता है और फौजी तर्जुमान कहता है कि हम पूरा ताउन करेंगे तहकीकात में और जिसकी गलती हुई उसको निशान इबरत बनाएंगे। इसको कहते हैं जमहूरियत। और ये वाकया है मकबूजा कश्मीर का। आपकी कश्मीर में क्या हो रहा है? आपकी कश्मीर में ये जावेद भट्ट हैं, पीपल्स पार्टी के जो है ना ये लीडर हैं। ये पिंडी में खिताब करते हैं और कहते हैं कि जी हम तमाम जो जॉइंट एक्शन कमेटी वाले हैं उनको गोलियां मारेंगे, उनको फांसियों पे लटकाएंगे और सबसे पहली गोली वो शौकत मीर को मारेंगे। ये पीपल्स पार्टी का जावेद भट्ट कह रहा है। अब फैसला आप करें कि ये वाला जो इलाका है ये मकबूजा है या वो वाला इलाका मकबूजा है।
जहां पे खुराक रोकी जा रही है, जहां पे दवाइयां रोकी जा रही हैं, जहां पे आटा रोका जा रहा है, बड़े बड़े दरख्त काट कर रोड्स बंद किए जा रहे हैं, लोगों के पास राशन की कमी है, लेकिन उस कश्मीर में फौजी अपनी हद से तजावुज करते हैं। यही कुछ किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, और उन्होंने सिविलियन को बालादस्ती दी थी और सिविलियंस के अंडर जो है वो फौज को किया था। आज जो राजनाथ सिंह है, जो वजीर दिफा है, 4 के 4 जो आर्मी चीफ हैं, जो सर्विसेज चीफ हैं, वो उसके दफ्तर में फाइलें लेकर पहुंचते हैं, उसके सामने टेबल पर बैठे होते हैं, क्योंकि राजनाथ सिंह अच्छा हो या बुरा, वो लोगों का नुमाइंदा है, उसको लोगों ने वोट दिए हैं, और जो इंडिया की फौज है वो लोगों की फौज है, वो लोगों को जवाबदेह है, लिहाजा वो राजनाथ सिंह के पास और कोई रूट नहीं लगता, आम सी गाड़ियों में वो जाते हैं और अपनी रिपोर्ट पेश करते हैं। अब जरा कंपैरिजन कर लें कि जिसको हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहते हैं, कोई कर्नल वो थाने में जाए, वो थानेदार को मारे, पुलिस वालों को मारे, आप सोच सकते हैं। यानी पंजाब में पीटीआई की हुकूमत थी, परवेज इलाही जैसा तगड़ा वजीर आला था, इमरान खान पे हमला होता है, इमरान खान FIR कराना चाहते हैं, आज तक वो FIR नहीं हुई। FIR गलत थी या ठीक थी, इमरान खान ने गलत नाम लिए या ठीक नाम लिए, ये तफ्तीशकारों का काम था। FIR दर्ज होनी चाहिए थी, जिसको गोलियां लगी उसके कहने पे नहीं हुई। आपको याद होगा अरशद शरीफ की वालदा जो व्हील चेयर पे थी, जो उमर अता बंदयाल से लेकर बाद में आने वालों की अदालत में पेश होती रही, और फिर एक दिन अल्लाह की बड़ी अदालत में पेश हो गई। उन्होंने जो नाम दिए उसमें जनरल बाजवा था, उसमें लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम था, DG ISI कि FIR काटी जाए। आज तक FIR नहीं काटी गई, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे मुकद्दस गाय कौन है और यहाँ पे किसको जो है वो रुतबे हासिल हैं। उसके बाद अगली खबर पे हम चलते हैं, और अगली खबर ये है, ये अमार अली खान ने, ये तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के रहनुमा हैं, इन्होंने इंकशाफ किया है। ये कहते हैं कि नवाज शरीफ ने महमूद खान अचकज़ई से राब्ता किया है और उसे कहा है कि हम इमरान खान को मैंडेट भी वापस करने के लिए तैयार हैं, हमारी सियासत जो है वो ख़त्म हो गई है, दरिया बुर्द हो गई है, हम इमरान खान के साथ नया मिसाक जमहूरियत करने के लिए तैयार हैं। क्योंकि पीपल्स पार्टी और नून लीग वो ये बात समझ गई है कि डायनासोर्स की बाकियात तो मिल जाती हैं अभी भी, बाद में भी जो है वो साइंसदानों को मिली, लेकिन इन दो जमातों की बाकियात भी पाकिस्तान में नहीं मिलेंगी कि कभी यहाँ पे नून लीग थी या कभी यहाँ पे पीपल्स पार्टी थी। सिंध में एक नया ड्रामा शुरू हो गया है, रात को आपने देखा रेंजर्स पे हमला होता है। अब कहा जा रहा है कि मुस्तफा कमाल, वो जो कमालू है जिसको इशरतुल अब्बाद जैसा शख्स मुस्तफा कुदाल कहता था, वो जो है अब सरबराह बनने जा रहा है कराची में। उसको सरबराह बनाने की कोशिशें शुरू हो गई हैं। पहले टीवी पे कुत्तों की लड़ाई शुरू कराई गई, फिर उसके बाद जो है अब उसको बनाया जा रहा है। आपको पता होगा इसको दुबई से कौन लाया, फिर ये रोता रहा, रोते हुए ये इंटरव्यू देता रहा, बहरहाल सो एंड सो। तो अब जो है वो इमरान खान को कहा जा रहा है, दोनों पार्टियां राब्ता कर रही हैं कि हमने ऊंट की गर्दन को जगह दी थी खेमे में, लेकिन अब पूरा ऊंट जो है वो खेमे के अंदर आ गया है। ये अमार अली खान की जो है वो स्टोरी मैंने आपके सामने रखी। उसके बाद मैं आपको कहानी सुनाऊंगा जॉर्जिया मेलोनी की, वन ऑफ माय फेवरेट। उनके बोलने का अंदाज, उनके जो है ना वो चलने का अंदाज, और जिस तरह वो नेतन्याहू को ट्रीट करती हैं, जिस तरह वो फलस्तीनियों पे बोलती हैं, तो वो मुझे जो है वो बड़ी पसंद है। इटालियन वजीर आजम जॉर्जिया मेलोनी की दर्द भरी जिंदगी, वालिद ने छोड़ा, शोहर से अलहदगी हुई, बार में काम किया, फिर भी हिम्मत नहीं हारी। ये हैं जॉर्जिया मेलोनी। रोम, इटली की पहली खातून वजीर आजम जॉर्जिया मेलोनी आज यूरोपीय सियासत की ताकतवर तरीन शख्सियात में शुमार होती हैं, लेकिन इक़्तिदार तक उनका सफर आसान नहीं था। गुर्बत,
टूटा हुआ खानदान, कम उम्री में मेहनत मजदूरी और बाद अज़ां जाती जिंदगी में अलहदगी उनकी जिंदगी के ऐसे पहलू हैं जिनसे बहुत कम लोग वाकिफ हैं। 15 जनवरी 1977 को रोम में पैदा होने वाली जॉर्जिया मेलोनी सिर्फ 1 साल की थी जब उनके वालिद फ्रांसिस्को मेलोनी खानदान को छोड़कर स्पेन के जजायर में मुंतकिल हो गए। उनकी वालिदा अन्ना पाराटोरे ने अकेले ही जॉर्जिया और उनकी बहन की परवरिश की। मेलोनी ने अपनी खुद नविश्त में लिखा है कि वालिद की जुदाई और मुश्किल बचपन ने उनकी शख्सियत और सियासी सोच पर गहरा असर डाला। खानदान की माली मुश्किलात के बायस मेलोनी ने कम उम्री में मुख्तलिफ छोटे मोटे काम किए। नौजवानी में उन्होंने बच्चों की देखभाल के अलावा रोम के मशहूर नाइट क्लब में बार गर्ल के तौर पर भी मुलाजमत की ताकि अपनी वालिदा का सहारा बन सके। बाद अज़ां उन्होंने सियासत का रुख किया और नौजवानी ही में सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। मुसलसल मेहनत के बाद वो अक्टूबर 2022 में इटली की तारीख की पहली खातून वजीर आजम मुंतखब हुई। जाती जिंदगी में जॉर्जिया मेलोनी ने इतालवी टीवी सहाफी एंड्रिया जी मेरोनो के साथ तकरीबन 10 साल तक रफाकत निभाई। दोनों की एक बेटी भी है। ताहम अक्टूबर 2023 में मेलोनी ने अलहदगी का ऐलान कर दिया। ये फैसला उस वक्त सामने आया जब जिया मिब्रूनो की ऑफ एयर वीडियोज नशर हुई जिनमें उनकी खवातीन से मुतल्लिक नाजेबा और जिन्स प्रस्ताना तबसरे शदीद तनकीद की जद में आए। मेलोनी ने कहा कि उनके रास्ते कुछ अरसे से अलग हो चुके थे और अब इस हकीकत को तस्लीम करने का वक्त आ गया था। जॉर्जिया मेलोनी की जिंदगी आज इस बात की मिसाल समझी जाती है कि गुर्बत, खानदानी मसाइल और जाती आजमाइशें किसी शख्स की मंजिल का तयन नहीं करती। एक बच्ची जिसके वालिद ने बचपन में साथ छोड़ दिया, जिसने घर चलाने के लिए बार में काम किया, वही आगे चलकर इटली की पहली खातून वजीर आजम बनकर तारीख रकम करने में कामयाब हुई। ये होती है कामयाब लोगों की कहानी। लेकिन बदकिस्मती से ये पाकिस्तान पर अप्लाई नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे माँ मरती है तो एक कागज निकलता है और कहा जाता है कि ये पार्टी विरसे में वो हाकिम अली जरदारी के बेटे और हाकिम अली जरदारी के पोते को ट्रांसफर होती है और ये घन चक्कर जाती उमरा में भी चल रहा है। जॉर्जिया मेलोनी की स्टोरी मैंने आपके सामने रखी। उसके बाद जो अगली खबर है वो ये कि बैरिस्टर गौहर, मैंने आपको कई दफा कहा जब इसको चेयरमैन बनाया गया, बाद लोग कहते हैं कि एतजाज एहसन के मशवरे पे बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन बनाया गया। तो इनका ताल्लुक बुनेर से है। बड़ा दिल में था, ज़हन में था कि बुनेर का पठान है, लेकिन ये मेरा ख्याल है बुनेर खाली यूनियन काउंसिल है इसकी, बाकी इसकी जो पैदाइश या परवरिश वो किसी पोश एरिया के लगती है। इसके चेहरे से, इसकी जुबान से, इसके मिजाज से। अब इसने फौज के अलावा नून लीग की भी पालिश शुरू कर दी है। वो इस तरह के आसिफ आफरीदी हैं जो इमरान खान के कहने पर असेंबली में जो है वो रोला डालते, तकरीरें करते, कोरम की निशानदेही करते, स्पीकर उनसे तंग थे। तो बैरिस्टर गौहर जर्नैलों के सबसे फेवरेट आदमी हैं। बैरिस्टर गौहर होम्योपैथिक से भी नीचे की कोई दवाई है जर्नैलों के लिए और बड़े फेवरेट हैं। अब उन्होंने नून लीग के जूते पॉलिश करने शुरू कर दिए हैं कि जो है वो चश्मा यहीं से फूटेगा। या सादिक को खुश करने के लिए, सरदार मोची के बेटे को खुश करने के लिए उन्होंने आसिफ आफरीदी को जो है वो शो का नोटिस जारी कर दिया है। यानी अब बैरिस्टर गौहर के 2 मालिक हो गए हैं, एक वर्दी वाले और एक शलवार कमीज वाले। वो अब उनकी भी जो है वो पालिश
उन्होंने शुरू कर दी है, क्योंकि बैरिस्टर गौहर कश्मीर के मामले पे भी कहते हैं कि वहां पे जॉइंट एक्शन कमेटी को एहतियात करनी चाहिए, सियासतदानों को एहतियात करनी चाहिए, बयानात देने से एहतियात बरतना चाहिए। कश्मीर हमारी शहराग है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन क्या कश्मीर में सारा कुछ सियासी जमातें कर रही हैं? सियासी जमातों का इतना अख्तियार है, इतना कंट्रोल है कि वो कश्मीर में इतने बड़े फैसले लें, लेकिन बैरिस्टर गौहर ने वहां से भी रेस्क्यू किया, यानी मुन्नी के अब्बा को, और सारी जो वजन था वो सियासी जमातों पे डाल दिया। बहरहाल उसके बाद मैं आपके सामने रखता हूं ग्रेटर इजराइल प्रोजेक्ट। ये मारूफ अमरीकी माहिर मुआशियात और कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जेफरी सॉचेस, सेक्स भी पढ़ते हैं इनको, लेकिन इनका असल जो नाम है वो जेफरी सॉचेस है। अपने एक हालिया तफसीली इंटरव्यू में मशरिक़ वुस्ता की मौजूदा सूरत हाल, फलस्तीन इजराइल तनाज़ा, ईरान अमेरिका की खारजा पॉलिसी, जिसे वो ग्रेटर इजराइल प्रोजेक्ट कहते हैं, इस पर अपने ख्यालात का इजहार किया है। प्रोफेसर जेफरी सॉचेस का बुनियादी मौक़िफ़ ये है कि मौजूदा मशरिक़ वुस्ता के बेशतर तनाज़ात, ख़ुसूसन फ़लस्तीन, गजा, लबनान, शाम और ईरान से मुतल्लिक कशीदगी को वो एक वसी तर नजरिए यानी ग्रेटर इजराइल प्रोजेक्ट के तनाजुर में देखते हैं। उनके मुताबिक इस नजरिए का मकसद सिर्फ मौजूदा इजराइल की हिफाजत नहीं, बल्कि 1967 की जंग में हासिल किए गए तमाम इलाकों पर मुश्तमिल इजरायली कंट्रोल बरकरार रखना और फलस्तीनी रियासत के क़याम को रोकना है। वो कहते हैं कि इस सोच की जड़ें सिहोनी तहरीक के इब्तिदाई दौर और बिलफोर इलामिये तक जाती हैं, लेकिन मौजूदा दौर में वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू और उनके सियासी इत्तेहादी इस नजरिए के सबसे बड़े अलंबरदार हैं, ग्रेटर इजराइल। प्रोफेसर जेफरी सॉचेस के मुताबिक इजराइल में दो तरह की सोचें काम कर रही हैं। एक ये कि इजराइल की सलामती इसी में है कि वो ज्यादा से ज्यादा इलाके अपने कंट्रोल में रखे, जबकि दूसरी सोच मजहबी है, जिसके मुताबिक खुदा ने ये जमीन यहूदियों को अता की है, जो कि नील के साहिल से लेकर दरियाए फुरात तक है। उनके ख्याल में मौजूदा इजरायली हुकूमत में ये दोनों नजरियात एक दूसरे से जुड़ चुके हैं और इसी वजह से मगरबी किनारे में आबादकारों की बस्तियां मुसलसल बढ़ रही हैं और फलस्तीनी रियासत का इम्कान कमजोर होता जा रहा है। प्रोफेसर जेफरी सॉचेस ये भी कहते हैं कि नेतन्याहू ने गुज़िश्ता 30 बरसों में अमेरिका की खारजा पॉलिसी पर गहरा असर डाला है। उनके मुताबिक अमेरिका ने इराक, शाम और बादला ईरान के खिलाफ जो पॉलिसियां अख्तियार की, उनके पीछे सिर्फ अमरीकी मफादात नहीं, बल्कि इसराइल की सलामती से मुतल्लिक वही वसी तर हिकमत अमली भी कार फरमा रही। आपको कई दफा बताया कि अमरीका की खारजा पॉलिसी वो इसराइल के जेर असर है, जिसे वो ग्रेटर इजराइल प्रोजेक्ट करार देते हैं। उनके नजदीक खित्ते में कई जंगें इन्हीं अहदाफ के तहत लड़ी गईं ताकि इन हुकूमतों को कमजोर किया जा सके जो फलस्तीनी मुजाहमती तंजीमों की हमायत करती थी। प्रोफेसर जेफरी सॉचेस इस पूरी हिकमत अमली पर शदीद तनकीद करते हैं। उनके मुताबिक किसी कौम की आज़ादी की ख्वाहिश को सिर्फ फौजी ताकत से ख़त्म नहीं किया जा सकता, बल्कि उसका हल सियासी मुज़ाकरात और इंसाफ पर मबनी समझौते में है। वो कहते हैं कि इजराइल और फलस्तीनी दोनों को ऐसे सियासी हल की ज़रूरत है जिसमें दोनों के हुकूक तस्लीम किए जाएं, चाहे वो दो रियासती हल हो या एक ही मुश्तरका जमहूरी रियासत। प्रोफेसर जेफरी सॉचेस का ख्याल है कि हालिया बरसों में खास तौर पर गजा की जंग के बाद दुनिया भर में
और खुद अमेरिका के अंदर भी इजराइल की पॉलिसियों पर सख्त तनकीद में नुमाया इजाफा हुआ है। वो कहते हैं कि अमेरिकी अवाम की राय तेजी से तब्दील हो रही है और अब बहुत से लोग फलस्तीनी अवाम के साथ ज्यादा हमदर्दी का इजहार कर रहे हैं। उनके मुताबिक यही तब्दीली मुस्तकबिल में अमेरिकी पॉलिसी पर भी असरअंदाज हो सकती है। आखिर में प्रोफेसर जेफरी सोचेस ये नतीजा अक्स करते हैं कि अगर इजराइल मुसलसल फौजी ताकत, कब्जे और इलाकाई तोसी की पॉलिसी पर कायम रहा तो न सिर्फ खित्ते में अमन कायम नहीं होगा बल्कि खुद इजराइल भी तवील मुद्दत में मजीद तन्हाई और अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो सकता है। उनके नजदीक पायदार अमन का वाहिद रास्ता इंसाफ, मुसावी हुकूक, बैन अल-अक़वामी कानून की पासदारी और एक ऐसे सियासी समझौते से गुजरना है जिसमें इसराइलियों और फलस्तीनियों दोनों की कौमी ख्वाहिशात को तस्लीम किया जाए। ये कहते हैं जेफरी सोचेस कि इस तरह जो है वो हो सकता है, अमन हो सकता है वरना नहीं। अब हम बात करेंगे जर्नैलों के इतराफ की। ये इतराफ किया है जो है वो एमएफ ने, मुनीफ फारूक ने। मुनीफ फारूक कहते हैं कि 2018 में जब हुकूमत आई इमरान खान की तो हमें जर्नैलों ने बुलाया, बहुत सारे सहाफियों को, और जर्नैलों ने कहा कि आप इमरान खान पर पड़ जाएं और उसके दौर में आप महंगाई को हाईलाइट करें, आप यहूदी एजेंट को हाईलाइट करें, आप बुशरा बीबी के जो है ना वो जादू को हाईलाइट करें। उस दौर में सरकारी हाजन बीबीसी में एक कॉलम लिखती हैं और वो बकरे की सिरियां और बकरे की ओजड़ी और बकरे का खून और पत्नी क्या क्या वो बकवासात उसमें लिखती हैं। और ये लोग ये अपना स्टेटस का ख्याल किए बगैर ये इतवार बाजारों में घुस जाते कि मजा आया है तब्दीली का। इन्होंने ट्रकों के पीछे लिखवाया घिन मजे तब्दीली दे। यानी 2018 में हुकूमत आई और 2018 में यानी ये कुत्ते छोड़ दिए गए इमरान खान पे। अब ये मुनीफ फारूक टीवी पे बैठ के इजहार कर रहा है और जितने भी बड़े नाम हैं वो बशर लुकमान, सुहेल वड़ाइद, तलत हुसैन, अंसार अब्बासी, मुनीफ फारूक, लोंडा लपाड़ा, सारे सबको बुलाकर कहा गया कि पढ़ जाओ। अब इस बात की तस्दीक कौन कर रहा है? इस बात की तस्दीक पहले कर चुके हैं ख्वाजा आसिफ। ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि 2018 में इमरान खान का रजीम आता है। 2019 में जनरल बाजवा के ससुर के घर हमें फैज हमीद बुलाता है और फैज उम्मीद हमें कहता है कि जनरल बाजवा कह रहे हैं अभी आप पंजाब ले लें, बुजदार को हटाते हैं, फिर दिसंबर में आपको जो है वो हम वफाक दे देंगे। 18 में हुकूमत आ रही है। ये जर्नैलों का किरदार मुलाहिजा फरमाए, ये हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है सियासत से। 2019 में DGISI पेशकश कर रहा है अपोजिशन को कि जी आप लोग हुकूमत ले लें, ये इससे काम है पाकिस्तान में। फिर वो कोरोना आ गया, यानी कोरोना ऐसा आया आपको याद होगा। फिर ये अपने मकरू इरादों से उस वक्त यानी फिलहाल ये आराम करके बैठ गए, लेकिन कीड़ा तो तंग कर रहा था। इमरान खान को आने दिया गया, गौर करें, लाए नहीं, आने दिया गया। वो आ रहा था, उसे आने दिया गया कि आने दे, प्लेयर है और ये जो है ना वो काम शाम करेगा। ये न करप्शन की बात करेगा, न खारजा पॉलिसी की बात करेगा, न दाखिला की बात करेगा। वो तो 2-2.5 साल में तो स्टेट्समैन बन गया, क्योंकि उसका तो स्टाइल ऐसा था। उसने अफगानिस्तान का दौरा किया, ईरान का दौरा किया, अमेरिका के 2 दौरे किए, OIC कॉन्फ्रेंस बुला दी, करप्शन केसेस खुलने लगे। जब इनको डर पड़ गया कि करप्शन तो फिर कहां से शुरू होती है और खुरा किस तरफ जाएगा, तो अब मुनीफ फारूक कह रहे हैं कि जी वो जो आपने इमरान के दौर में, मैं खुद मुखालिफ हो गया, मैं खुद। अभी जो पर बैरल कीमत है ना पेट्रोल की, वो इमरान खान के दौर से कम है, बहुत कम है। इमरान खान 150 को दे रहा था, अब 298 का। मेरे इसमें हर कोई चुप है।
ہر کوئی چپ ہے، ٹھیک ہے ہو رہا ہے. لوگ کہتے ہیں مزاحمت کرتے ہیں. مزاحمت یہی ہے روڈ پہ آ کے نعرے مارے، گرمی پہ مارا کارکنوں کو اور اس کے بعد گئے. جو بھی ہو، یہ مزاحمت اس کو کہتے ہیں. یہ تو حسین بھی کر سکتے تھے. بہرحال وہ جو ہے انہوں نے اعتراف کیا، ٹی وی پہ کیا، اور ویڈیو مشاہدہ کر سکتے ہیں منیف فاروق کی کہ انہوں نے جو ہے وہ سب کے کپڑے اتار دیے کہ جی اب ان پہ کیا کون سا آرٹیکل لگتا ہے 6، باجوہ پہ کون سا لگتا ہے 6، فیض پہ کون سا لگتا ہے 6، پھانسی، کھمبوں کے ساتھ لٹکا ہوا ہونا کہ ایک منتخب وزیر اعظم کے ساتھ وہ صحافیوں کو اکٹھا کر کے یہ کر رہے ہیں، یہ بیانیاں چلوا رہے ہیں. اور ان کے ذہن میں یہ تھا کہ کشمیر بکوائیں گے عمران سے، بیچیں گے ہم، سامنے عمران ہوگا. اسرائیل کو تسلیم کروائیں گے، کریں گے ہم، سامنے عمران ہوگا. وہ تو عمران اور قسم کا نکل آیا. اور اب آپ دیکھ لیں اسرائیل کا ایجنٹ کون ہے. اسرائیل کی جو ہے نا وہ کون کر رہا ہے، بروکری کون کر رہا ہے آپ کے سامنے، کیونکہ حق نے ایکسپوز ہونا ہوتا ہے. بہرحال یہ جرنیلوں نے اعتراف کیا ہے کہ حسب معمول ہم ہی تھے جو یہ سارا کر رہے تھے، اور جو یہ سارا کرتے ہیں اس کے پیچھے ہم ہی ہوتے ہیں. اب غنڈہ راج نافذ کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے پنجاب میں کہ پاکستان بننے سے پہلے کا جو غنڈہ راج تھا، وہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ تم سے بہتر ہے میں جو ہے وہ جنرل جو ہے نا وہ اس کو نوری کو سی جی ایس بنا دوں. تو یہاں پہ دیکھیں مریم صفدر کی پنجاب حکومت 1871 کا غنڈہ راج بل دوبارہ سے نافذ کرنے جا رہی ہے. اس قانون کے تحت کیا ہوگا جی؟ اس قانون کے تحت کسی بھی شہری کی زمین ضبط، موبائل فون ضبط ہو سکیں گے، بینک اکاؤنٹ منجمد کیے جا سکیں گے، پاسپورٹ کینسل، شناختی کارڈ ضبط، کاروبار ضبط، اور آن لائن موجودگی، سوشل میڈیا پروفائلز ختم کیے جا سکیں گے، اور ان پر 24 گھنٹے الیکٹرانک نگرانی شروع ہو سکے گی. ان کو کڑا پہنا دیا جائے گا. پاکستانیوں کدھر پھر رہے ہو؟ کڑا پہنا دیا جائے گا. 24 گھنٹے بیڈ روم میں، واش روم میں، جہاں پہ بھی. ظاہر ہے خاموشی پھر جو ہے نا ظلم خاموشی پہ پلتا ہے. ظلم ویسے تو نہیں موٹا تازہ ہوتا. یہ سب کچھ فوج کی انٹیلیجنس کمیٹی کی سفارشات پر نافذ کیا جا رہا ہے، اور اس کا فیصلہ بھی کمیٹی کرے گی، کوئی جج، کوئی عدالت. کیونکہ پہلے عدالتیں اس لیے ڈسٹروائے کی نا، عدالتیں اب ڈسٹروائے کرنے کی آہستہ آہستہ سمجھ آ رہی ہے کہ عدالتیں کیوں ڈسٹروائے کی گئی. جی اس غیر انسانی بل کی بنیادیں 1871 میں انگریز کے بنائے ظالمانہ قبائل ایکٹ سے لی گئی ہیں. بل کو کمیٹی سے منظوری مل گئی ہے، اور اب صرف اسمبلی سے منظوری ہونا باقی ہے. ممکنہ طور پر اتوار کو یعنی آج کے دن بل کی منظوری دی جا سکتی ہے. یہ ظالمانہ بل منڈی بہودین سے نون لیگی رکن اسمبلی خالد محمود رانجھا نے پیش کیا، جو کہ ایک ریٹائرڈ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج رہ چکے ہیں. ان کو استعمال کیا گیا. 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے ایسا کوئی بھی بل جو بنیادی انسانی حقوق یا آئین پاکستان سے متصادم ہو، اس کو اعلیٰ عدلیہ اپنی جوڈیشل ریویو کے اختیار سے سٹرائک ڈاؤن کر سکتی تھی. لیکن 26ویں ترمیم میں اعلیٰ عدلیہ سے جوڈیشل ریویو کا اختیار بھی چھین لیا گیا. یہی کالا قانون بتدریج پورے ملک میں نافذ کیا جائے گا. پاکستان ایسٹ انڈیا کمپنی سے بھی بدترین دور میں جا چکا ہے. اب اختلاف رائے رکھنے والوں کو صرف جلا وطنی جو ہے وہ رہ گئی ہے، باقی تو جو ہے وہ کچھ نہیں بچا. اب یہ سیزنڈ جو ہے نا وہ ٹاؤٹ ہیں، عرصے سے ٹاؤٹ ہیں، اور روٹی والی مشین ہے. جور آباد سے ان کا تعلق ہے. ساری عمر انہوں نے جرنیلوں کی خوشامد کی، نواز شریف کی خوشامد کی، شہباز شریف کی خوشامد کی. پیپل یعنی اس کا کام ہی خوشامد ہے. اس کے چہرے پہ لکھا ہوا ہے چے اور خوشامد. یہ ہے سہیل وڑائچ. اب یہ کہتے ہیں کہ جی شہباز شریف کو جانا ہوگا. میں نے آپ کو بتایا نا قربانی کا بکرا. یہ 4 سال میں سارا کچھ کس نے کیا؟ مینڈیٹ کس نے لوٹا؟ لوگوں کے گھر کس نے توڑے؟
हाँ, ये दुरुस्त है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग इस जुल्म में बराबर की शरीक है, लेकिन असल कौन था? अब सुहेल वड़ाइच कहते हैं शहबाज शरीफ को जाना होगा, मुल्क नहीं चल रहा, मेशत नहीं चल रही। शहबाज शरीफ को 5 साल मिले, शहबाज शरीफ ने 5 बजट पेश किए, लेकिन शहबाज शरीफ कुछ भी न कर सके। अब आप मुझे बताएं कि एतजाज एहसन कहते हैं वो वजीर आजम है ही नहीं। ताकतवर और कमजोर का तो सवाल तब पैदा होता कि वो वजीर आजम होता, वो वजीर आजम है ही नहीं, वो अर्दली है, वो बटमैन है, तो वो क्या करे? बहरहाल सुहेल वड़ाइच ने ऐलान कर दिया है कि शहबाज शरीफ को जाना होगा। और ये मलबा अब आपने देखा, जंग में करप्शन की खबरें लगने शुरू हो गई हैं, जियो पे बातें होना शुरू हो गई हैं, समा पे बातें होना शुरू हो गई हैं। इसकी जगह इतलाम पार्टी भी ले सकती है। गिलगित बल्तिस्तान में जो है ना वो राना सनौला से राब्ता कर चुके थे आजाद अरकान शामिल होने के लिए, लेकिन एक फोन गया और वो अलीम खान के साथ शामिल हो गए। अब सिंध में सुना है यही करने जा रहे हैं, मुस्तफा कमाल लॉन्च हो रहा है। अब सुना है कि अलीम खान को लॉन्च किया जा रहा है और अलीम खान जो है वो इस मुल्क की तकदीर बदलेंगे। बहरहाल बाप का मुल्क है, माए जहेज में लाई हैं, जो मर्जी ये करें। ये रियाया है, ये अवाम है, ये गुलाम इब्ने गुलाम है। अभी आपको स्टोरी सुनाई जॉर्जिया मेलोनी की, और अभी आपको एक स्टोरी सुनानी है कि हुसैन की जंग खत्म हुई, जैनब की शुरू हुई, और किस खूबसूरत तरीके से जैनब ने वो जंग लड़ी। वो आखिरी मुद्दा आपके सामने पेश करता हूं। लेकिन मुनीर फारूक की खबर ले लें कि पीटीआई ने फौज का 9/11 किया। आसिम मुनीर को रोकना चाहती थी पीटीआई, और फिर 9 मई भी करवाया। अब चीफ की तकर्री पीटीआई कैसे रोकना चाहती थी, इस बात को कोई नहीं पता, क्योंकि वो वजीर आजम का अख्तियार है, वजीर आजम ने बनाना है। बहरहाल मुनीर फारूक ने यह कहा है कि माफ नहीं किया जाएगा, जिंदा जलाया जाएगा पीटीआई को, इमरान खान को, जितने भी तकरीबन 90% पाकिस्तानी हैं उनको मुल्क से निकाला जाएगा। ठीक है जी, बिल्कुल निकालें। उसके बाद जो स्ट्राइकर है मेहदी ईरान के, इन्होंने वर्ल्ड कप को तबाहकुन करार दिया है कि ये सबसे तबाहकुन वर्ल्ड कप है, और इस मनहूस डोनाल्ड ट्रंप के साए वो इस वर्ल्ड कप पे पड़े। ईरानियों के साथ सलूक ठीक नहीं हुआ। उन्होंने कहा हमें मुसलसल सफर में रखा गया, बार बार चेकिंग के नाम पर हमें तंग किया गया। पहले किसी वर्ल्ड कप के बारे में ऐसी शिकायत नहीं आई। ये एक बैनुल-अक़वामी मेला होता है, लोग अपनी डिप्रेशन से हट के इसको एंजॉय करते हैं। हालांकि ताल्लुक भी नहीं होता, जिस तरह मैं हूं, मैं अर्जेंटीना का फैन हूं, मैं चाहता हूं कि अर्जेंटीना जो है ना वो अच्छा खेले और वर्ल्ड कप जीते। मेरा क्या ताल्लुक है अर्जेंटीना से? लेकिन ये एक बैनुल-अक़वामी जो है ना वो मेला होता है, लोग एंजॉय करते हैं, उसको भी इस एप्स्टीन ज़ादे ने जो है वो आलूदा कर दिया है। और ये ईरान के स्ट्राइकर हैं मेहदी, वो शिकवा कर रहे हैं। आखिरी खबर ले लें, चौधरी मंजूर साहब पीपल्स पार्टी के हैं, वो कहते हैं कि 50 अरब डॉलर जो है वो सी पैक के खर्च हो चुके हैं। 50 अरब डॉलर, ना गिलगित में बिजली है और ना गवादर में बिजली है। 50 अरब डॉलर खर्च हो गए सी पैक के, यानी वो और ट्रेन है और पता नहीं क्या क्या न्याज के डब्बे, और जो है ना वो जंजीर जनी वालों को स्प्रेड लगाया जा रहा है, पाउडर लगाया जा रहा है, ये नए नए काम। और जो है ना 50 अरब डॉलर गया। न गिलगित में बिजली है, न गवादर में बिजली है। जहां से शुरू होता है जहां पे खत्म होता है, उनकी हालत ये है। और ये कह रहे हैं पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा है चौधरी मंजूर, आखिरी मुद्दा आपके सामने रखना है। आप बहुत बोर हो गए होंगे, आपने जितनी भी पार्लिमानी गालियां हैं वो आपको इजाजत है आप मुझे दे सकते हैं। हुसैन की जंग खत्म हुई और जैनब की जंग शुरू हो गई। तारीख कहती है अली की बेटी ने बेटा बनकर दिखाया, मगर मेरा मानना है अली की बेटी ने अली की बेटी बनकर दिखाया। बताया कि औरत इतनी मजबूत है, उसकी आंखों के सामने एक ही दिन में बेटे, भाई, भतीजे, उसके काफिले के सारे मर्द मार दिए जाए, तब भी वो इतनी दलेर हो सकती है। करबला के मैदान में शहीद होने वाले हुसैनी लश्कर के जिस्मों को पामाल करके बेगोरो कफन छोड़कर औरतों को कैदी
बनाए जब इब्न ज़ियाद के पास लाया गया तो इब्न ज़ियाद ने कहा, शुक्र है खुदा का जिसने तुम लोगों को रुस्वा किया, कत्ल किया, तुम्हारी कहानियों को झूठा कर दिया। अब वहां जरा ज़ैनब बिन्त अली का मुकालमा सुनिए। शुक्र है खुदा का जिसने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबब हमको इज्जत दी, हमको तैयब व ताहिर किया। रुस्वा वो होता है, छोटा वो होता है जो फाजिर हो, जो फासिक हो। इब्न ज़ियाद ने तंजन कहा, तूने देख लिया तुम्हारे खानदान वालों से अल्लाह ने क्या सलूक किया। उनके मुकद्दर में कत्ल होना था तो वो अपनी कत्ल गाह की तरफ चले आए। अब तू भी और वो लोग भी खुदा के सामने जाएंगे और वहां अपना मुकदमा पेश करेंगे। इब्न ज़ियाद ज़ैनब बिन्त अली के इन अल्फाज पर भड़क उठा तो उमर बिन हुरैस ने उससे कहा, अल्लाह अमीर का भला करे, ये सिर्फ एक औरत है और औरत की गुफ्तार पर कुछ मुआखजा नहीं होता। फिर कूफा की बड़ी मस्जिद में लोग जमा हुए। इब्न ज़ियाद मिंबर पर गया और कहा, शुक्र है खुदा का जिसने हक को, अहले हक को कवी किया और अमीरुल मोमिनीन यजीद बिन मुआविया की और उनके ग्रोह वालों की नुसरत की और कज़ाब बिन कज़ाब हुसैन बिन अली को और उनके ग्रोह के लोगों को कत्ल किया। अस्तगफिरुल्लाह। तारीख इब्न कसीर जिल्द 8 सफ़ा नंबर 248, तारीख तबरी जिल्द 4 हिस्सा अव्वल सफ़ा नंबर 233-234। फिर इब्न ज़ियाद के हुक्म से इन कैदियों को दरबार यजीद की तरफ रवाना किया गया और इमाम हुसैन के बेटे उस काफिले के वाहिद बच जाने वाले मर्द को जब दरबार यजीद में पेश किया गया तो उनकी गर्दन तक तोक डाला हुआ था। इब्न कसीर सफ़ा नंबर 249। अब यहाँ यजीद के दरबार में हजरत ज़ैनब के दिए जाने वाले उस तारीखी खुतबे के बारे में मैं लिखना चाहती हूं, लेकिन इससे पहले चंद बातें। तारीखी किताबों में यहाँ पर मुख्तलिफ रवायात है और वो पूरा खुतबा भी लफ्ज ब लफ्ज मौजूद नहीं है। आप अपने मसलक के हिसाब से इन रवायात को फॉलो करें। अलबत्ता मैंने जब जब हजरत ज़ैनब के इस खुतबे के अल्फाज सुने और पढ़े तो मेरे ज़हन में एक ही बात आई, वाक़या करबला को सियासी, कबायली और खानदानी दुश्मनी की नजर से भी देखा जाए तो भी इस जुल्म की मिसाल नहीं मिलती। तारीख इब्न कसीर जिल्द 8 सफ़ा नंबर 246 पर है कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर यजीद के सामने लाया गया तो उसने बतौर मिसाल कुछ शेर पढ़े जिसके कुछ जुमले ये थे, काश आज मेरे बदर के बुजुर्ग जिंदा होते तो खुश होकर वो मुझे कहते कि तेरे हाथ कभी शल न हो कि हमने उनके तुमसे दुगने सरदारों को कत्ल कर दिया है और हमने बदर की कज्जी को सीधा कर दिया है। इन अशआर पर मुर्रिखीन और मुहक्किकीन का इख्तलाफ पाया जाता है, इसलिए मैं ज्यादा इख्तलाफ वाले अशआर के जुमले नहीं लिख रही। ये उन कुछ अशआर के जुमले हैं जिन पर निस्बतन कम इख्तलाफ है और गो इस पर रवायात को कमजोर कहकर तारीख इब्न कसीर में इस पर जरा भी की गई है, लेकिन फिर भी इसे तारीख इब्न कसीर का हिस्सा बनाया गया। जरा में साथ ये भी कहा गया है कि कुछ मुर्रिखीन के मुताबिक यजीद ने ये अशआर मार्का हर्रा के बाद पढ़े थे। अब आते हैं हजरत ज़ैनब बिन्त अली के इस तारीखी खुतबे पर जिसके अल्फाज कुछ यूं थे, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं जो कायनात का परवरदिगार है और पैगंबर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत पर खुदा की रहमतें नाजिल हों। ए यजीद, तू क्या समझता है कि हमें कैदी बना लेने से अल्लाह के नजदीक तू मोअज़्ज़िज़ हो गया है और हम रुस्वा हो गए हैं? हरगिज नहीं। अल्लाह ने जालिमों को सिर्फ मोहलत दी है। जितनी चालें चलनी हैं चल ले, जितनी कोशिशें करनी हैं
کر لے۔ اللہ کی قسم تو ہمارے ذکر کو نہیں مٹا سکتا، نہ ہماری تعلیمات کو ختم کر سکتا ہے، اور نہ ہی اپنے دامن سے اس ظلم کا داغ دھو سکتا ہے کہ تو نے اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون سے اپنے ہاتھ رنگین کیے ہیں۔ تیرے یہ دن گنتی کے ہیں اور تیری جمعیت بکھر جانے والی ہے۔ یہ الفاظ تاریخ کی مختلف کتابوں سے جمع کیے گئے ہیں۔ یہاں سے مجھے دیجیے اجازت، گالیوں کے ساتھ۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔